देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी की थी। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आप सबका। किसी भी टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो कृपा करके मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो पूरा देखें। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको उस टॉपिक की समझ होगी। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप लास्ट मेरे पिछले वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं। हमने उसको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कैसे वो काम करता है। तो हमने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर टीनी पार्टिकल होते हैं, उसको हाईली मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी छोटे साइज के ऐसे ऑब्जेक्ट हों या ऐसे पार्टिकल हों जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम नहीं देख पाते। तो उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उन वेरी वेरी स्मॉल और टीनी पार्टिकल को मैग्नीफाई और बड़ा करके क्लियर देखने के लिए हम एक ग्रुप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं। और वो जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, जब हम दो या दो से ज्यादा लेंसों का प्रयोग करते हैं तो जो डिवाइस बनेगा उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि दो कॉन्वेक्स लेंस होंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस जिसका अपर्चर स्मॉल और फोकल लेंथ स्मॉल होती है, वो ऑब्जेक्ट की साइड में होगा। और जो ऑब्जेक्ट की साइड में होगा उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो हमारे ह्यूमन आईज की और लार्ज फोकल लेंथ का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम आई पीस या आई लेंस कहते हैं। तो पहले तो ये कंफर्म कर लें कि ऑब्जेक्टिव लेंस और कौन आई पीस या आई लेंस क्या है। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस इज द लेंस दैट इन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टवर्ड द साइड ऑफ द आईज इज नोन एज द आई लेंस। इस डायग्राम में अगर आप देखें, हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ये डेफिनेट साइज का ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है। ये जो लेंस है हमारा ऑब्जेक्ट की जो साइड में है एल ओ मीन ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसकी सेंटर ऑफ कर्व जो ऑप्टिकल सेंटर ओ है, इसकी फोकल लेंथ एफ ओ से रिप्रेजेंट की है। और ये जो हमारी ह्यूमन आईज बनी हुई है ये हमारी आईज है। और आईज की साइड में जो लेंस है ये बड़े वाला, इसको हम आई पीस या आई लेंस कहते हैं। कैसे काम करता है कि हम जो ऑब्जेक्ट हमारा, जिस ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं ए बी ऑब्जेक्ट को, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके प्रिंसिपल फोकस से दूर होना चाहिए, यानी एफ और 2f के बीच में होना चाहिए। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो यहां से इंसिडेंट रेज आएंगी। जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो इसके प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। और जो रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विदाउट डेविएशन, वो स्ट्रेट चली जाएगी। और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां आपकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, जो मैंने लिखी हुई है ए डैश बी डैश। हम इस लेंस को एल ओ लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो ये इमेज है ए डैश बी डैश, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और वो उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसकी जो फोकल लेंथ है एफ ई, इसके मिड में होनी चाहिए। ये एफ ई फोकल लेंथ है। जैसे ही ए डैश बी डैश ओ और एफ के बीच में आएगी तो यहां से क्या होगा कि इसकी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो स्ट्रेट फोकस से पास हो जाएगी, और जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो आगे ऐसे निकल जाएगी। हम यहां से देख रहे हैं इसको, हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेज जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगी इनके बीच में गैप है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और जब वो गैप इंक्रीज होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी उस साइड में। तो हम क्या करेंगे, इनको रिवर्स डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करते हैं। ये डॉटेड लाइन से मैंने एक्सटेंड किया हुआ है ये ऐसे। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब एक्सटेंड करते हैं, जिस पॉइंट पे ये काटती हैं वहां आपकी फाइनल इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज है। तो यहाँ क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं, हम एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो ये आप डायग्राम इस तरीके से बनाना है आपको। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट ए बी को इसके एफ से दूर रखेंगे,
सिंपल प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से निकलेगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी विदाउट डेविएशन। जहां पर ये काटें वहां आपकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। फिर हम दूसरे लेंस को इस तरीके से रखेंगे कि इसका प्रिंसिपल फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये पहले वाले की इमेज बननी चाहिए। फिर यहां हम देखेंगे कि ये रेज आगे मिलती नहीं है, रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, तो जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां आपकी फाइनल इमेज ए डैश बी डबल डैश बनेगी। हम इसकी मैग्निफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू convex lens. It consists of two convex lens it is used to magnify very small object which are not magnified by the simple microscope. Here lens in the side of object is called objective lens. LO having small focal length and lens towards eyes is called eye lens. LE having large focal length. जो हमारा आईज की साइड में लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी और जो ऑब्जेक्ट की साइड में है उसकी फोकल लेंथ कम होगी। ये काम कैसे करता है? वर्किंग प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है ये लिखना। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा कि ऑब्जेक्ट AB formed inverted real image A dash B dash which act as imaginary object for eye lens. Its position is as it lie between optical center O dash and focus FE. Then gives final image A double dash B double dash which is highly magnified and
इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश। ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए आप। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां आपको कंफ्यूज करेगी क्या चीज, जो 10th क्लास के बच्चे इसको अगर देखना चाह रहे हो, जो बच्चे 10th क्लास के हैं, तो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा था कि फाइनल इमेज है जो एलई लेंस के कारण कैसी इमेज बनेगी। ध्यान रखना है, मैं यहाँ रफली लिख के बता देता हूं आप लोगों को दो बातें जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए डबल डैश बी डबल डैश को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए बी, यानी जो हमारी फाइनल इमेज बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश, ए बी के अगर विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, ए बी के विद रिस्पेक्ट टू तो ये कैसी है, इमेजिनरी है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल है कोमा, वर्चुअल है तो, और इन्वर्टेड है ये। अब ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्टेड है, वर्चुअल इसलिए है क्योंकि इसकी इमेज तो ये थी, ये तो इसकी है ही नहीं, तो वर्चुअल और इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। एक बार दो बार तो ये कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है ये बात कि ए डबल डैश बी डबल डैश ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू कैसी शेप होगी, और दूसरी बात है कि ए डबल डैश बी डबल डैश विद रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश कैसी होगी। ये दूसरी बात पूछी जा सकती है कि जो फाइनल इमेज है हमारी, फर्स्ट इमेज जो बनी थी ए डैश बी डैश, उसके विद रिस्पेक्ट टू कैसी होगी, वर्चुअल होगी कोमा, इन्वर्टेड नहीं होगी क्योंकि वो भी नीचे है ये भी नीचे है, तो इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों बातों में अंतर स्पष्ट करें कि जब आपको क्वेश्चन पढ़ें इससे रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आपको ये देखना है कि उसने आपके क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा है, ए बी पूछा है, या विद रिस्पेक्ट टू आई लेंस पूछा है। अगर आई लेंस के विद रिस्पेक्ट टू पूछे तो आई लेंस का तो ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, इस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू तो ये कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अगर वो ऑब्जेक्टिव लेंस के विद रिस्पेक्ट टू फाइनल इमेज पूछे या ऑब्जेक्ट ए बी के विद रिस्पेक्ट टू पूछे तो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, यहां अंतर आ जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल बारीकी से सोचें, समझें और ये बात समझने की कोशिश करें। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी। अब ये क्या होगा, इस पूरे सिस्टम को एक सिलेंड्रिकल मेटल पाइप के अंदर बाउंड कर देते हैं। इट इज बाउंड बाय सिलेंड्रिकल metal pipe and adjustment of microscope by rack and pinion method, rack and pinion मेथड। रैक एंड पिनियन मेथड क्या होता है, आपने फोटोग्राफर को देखा होगा, जब वो फोटो खींचते हैं तो क्या करते हैं कि जब वो फोकस बनाते हैं आई लेंस को नहीं छेड़ते, ऑब्जेक्टिव लेंस को छेड़ते हैं। वो कैसे करते हैं, उसको ऐसे घुमाएंगे, वो रोटेटरी घुमाएंगे, लेकिन लेंस आगे पीछे चलेगा। यानी फोटोग्राफर उस ऑब्जेक्टिव लेंस को ही रोटेट करेंगे, लेकिन उसके जब वो रोटेट करते हैं तो लेंस ट्रांसलेटरी मोशन करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है। इस मेथड को बोलते हैं रैक एंड पिनियन मेथड। तो रैक एंड पिनियन मेथड की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, रैक एंड पिनियन मेथड का यूज करके हम इस ए डैश बी डैश को एडजस्ट करते हैं। और जब इसको एडजस्ट करते हैं तो किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो फाइनल इमेज है आपकी, ये वाली फाइनल इमेज जो बनी है आपकी, ये -d डिस्टेंस पे बननी चाहिए इसके। रैक एंड पिनियन मेथड so that final image formed at
लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। और ये भी बात ध्यान रखें आप कि जो एडजस्टमेंट की जाती है, जो रैक एंड पिनियन मेथड से जो लेंस मोमेंट कराया जाता है, वो आई लेंस मोमेंट नहीं कराया जाता। इस बात को विशेष ध्यान दें। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम एडजस्ट करते हैं, जब इसके फोकस को एडजस्ट करते हैं, तो आप आई लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस में से किस लेंस का मोमेंट कराते हैं? तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव लेंस को मोमेंट कराया जाता है। और मोमेंट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कि जो ये ए डैश बी डैश जो बनी है, ये आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बननी चाहिए। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें इस थ्योरी का। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम इसके मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे। ये आपका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं अब इसका मैग्निफिकेशन को पढ़ा देता हूं। देखिए, इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम एम से लिखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे कोई भी डिवाइस के बारे में, चाहे आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पूछा जाए, चाहे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछा जाए या टेलीस्कोप पूछा जाए, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होती है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? एम इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज at our eyes, our eye। अब देखिए, फाइनल इमेज कौन सी है? ए डबल डैश बी डबल डैश। ये इमेज हमारी आईज के साथ एंगल बनाए, और ये आईज मैंने थोड़ी दूर बनाई हुई है, लेकिन एक्चुअल में इसकी पोजीशन ओ डैश पे होती है। क्योंकि हम जब भी किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेबोरेटरी में देखा होगा, बायो के बच्चे खासकर लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं, या ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का निकालने के लिए हम फिजिक्स लैब में भी यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसको हम इस तरीके से बिल्कुल आंख के क्लोज ला के देखते हैं। तो इसका मतलब आई लेंस की जो आईज की पोजीशन है वो ओ डैश होती है। तो ये वाला जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये आईज के साथ यानी ओ डैश के साथ जो एंगल बनाएगा, इस एंगल का नाम हो जाएगा बीटा। इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट आवर आई। ये बीटा है, डिवाइडेड बाय, और इस एंगल को बीटा से लिखते हैं। दूसरा होता है एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आईज, एट आवर आईज। कब? व्हेन इट प्लेस्ड at final image position, final image position। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये कौन सा एंगल होता है? ऑब्जेक्ट बनाएगा ह्यूमन आईज के साथ। कब? जब इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इमेज की पोजीशन पे हो। जैसे ये ए बी है, ये इस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे होना चाहिए उस समय जो एंगल बनाए। देखिए, ये बहुत क्लोज पॉइंट है। अगर ये दूर भी होता तो हम यहाँ क्या करते? ऐसे करके, ऐसे डॉटेड लाइन करके यहाँ के पॉइंट मान लेते। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क बना देता हूं, आपको दिखाई दे जाएगा। ये के बी डैश, ये जो पॉइंट है, ये किसके साथ एंगल बनाए? ओ डैश के साथ। न्यू पोजीशन ये ऑब्जेक्ट की, तो मैं इसको न्यू पोजीशन को इस तरीके से एंगल बना देते हैं इसके साथ। ऐसे ही लाइन बना दी मैंने, ताकि आपको ये देखने में आसान रहे कि ये जो एंगल बनेगा ये आपका अल्फा एंगल होगा। ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला, ये अल्फा एंगल हो जाएगा। आप इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं यहां बना देता हूं अल्फा, ये अल्फा एंगल है। तो ये इसको मैं अल्फा से लिख देता हूं। ये एंगल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें अल्फा एंगल का नहीं पता होगा तो अपने लिए रिलेशन ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो
अब क्या हो गया, m की वैल्यू अगर देखें तो बीटा बाई अल्फा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि एंगल आर स्मॉल, यहां लिख दूंगा मैं एंगल आर सो स्मॉल, एंगल जो बने हैं वो बहुत छोटे बने हैं, इसलिए जब एंगल छोटे होते हैं तो tan थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है। मैं यहां ये मेंशन कर देता हूं कि tan थीटा अप्रोचेस टू थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा अप्रोचेस टू tan थीटा, रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना, तो ये हम ऐसे इसको लिख देंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया मैंने। अब हम ट्रायंगल का यूज करेंगे और वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो फ्रॉम डायग्राम, क्योंकि मैं देखिए क्या होता है, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे या कोई भी गाइड देखेंगे, उसमें ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी होती है। हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, रटना नहीं है हम लोगों को, हम इसको समझ के देखेंगे कि कैसे ये वैल्यू बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम डायग्राम, हम एक एक चीज डायग्राम से नोट करेंगे। डायग्राम में कौन सी लेनी है, ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश इन राइट एंगल ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल सिलेक्ट करो, ए डबल डैश ये है, बी डबल डैश ये पॉइंट है, ओ डैश ये है, ये आपकी ट्रायंगल बन गई, देखिए ये वाली। और एंगल यहां बीटा बना हुआ है, हमें क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ बीटा। टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, मैं इसको नीचे लिख दूं, यहां लिख देता हूं, आपको आसानी रहेगी। फ्रॉम डायग्राम, राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ बीटा। आप सब जानते हैं कि टेन बीटा जो होता है, टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर टू बेस, ये बीटा है, इसके सामने जो एंगल है ये वाली लेंथ होगी, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इसको मैं लिख दूं ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड, बेस कौन होगा, ये वाली साइड है वो बेस हो जाएगी, बी डबल डैश ओ डैश, इसको मैंने लिख दिया बी डबल डैश ओ डैश। सिमिलर इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए, टेन अल्फा, ये वाली के बी डबल डैश ओ डैश, के बी डबल डैश ओ डैश, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। टेन अल्फा, ये एंगल देखिए आपका अल्फा है, इसके सामने वाली ये साइड हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, के बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बेस कौन हो गया, बी डबल डैश से ओ डैश, बी डबल डैश ओ डैश इज इक्वल टू, अगर आप नोट करें जो ये के बी डबल डैश है ये तो ए बी के इक्वल है, क्योंकि दो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट जो ए बी था इसी को तो आगे रिप्लेस किया था हमने, के बी डबल डैश, ये बी डबल डैश ये के, तो दोनों का साइज तो बराबर है ना, और दोनों का जब साइज बराबर है तो हम के बी डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी अपॉन बी डबल डैश ओ डैश, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को कहां पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, देन अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा m इज इक्वल टू, m की वैल्यू टेन बीटा की वैल्यू यहां से पुट करो, टेन बीटा है a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई b डबल डैश o डैश डिवाइड बाई टेन अल्फा की वैल्यू ये है ए बी डिवाइडेड बाई बी डबल डैश ओ डैश, हमने वैल्यू रख दी, m इसके बराबर आ जाएगा, m इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ये बी डबल डैश ओ डबल डैश यहां भी है और यहां भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ही कैंसिल होंगे तो क्या बन जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ये वैल्यू हमारी यहां आ जाएगी। अब इस वैल्यू में एक चीज और आती है जो बहुत अच्छी चीज है, हमने ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो मैग्निफिकेशन की जब डेफिनेशन देखेंगे, मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, ये इमेज है आपकी फाइनल, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, एक इंटरमीडिएट इमेज भी तो है ना हमारे पास ए डैश बी डैश, तो हम क्या करें,
इसको अगर मैं ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको रीअरेंज करके देखो, रीअरेंज करेंगे तो m क्या बन जाएगा, हम ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं कि ये जो फाइनल इमेज है हमारी ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके साथ तो मैं ए डैश बी डैश को ले लेता हूं, गुना में ए डैश बी डैश के साथ मैं ए बी को ले लेता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया है कि जो ये वाला पार्ट था ए डबल डैश बी डबल डैश, इसके साथ ये ले लिया और इसको कंबाइंड कर दिया। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश ये इमेज है और इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश, तो ऊपर हो गया साइज ऑफ इमेज, नीचे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होती है मैग्निफिकेशन। और किसकी होगी ये, एम ई, आई लेंस की मैग्निफिकेशन है, ई लिख देता हूं इसको मैं एम ई इनटू में। सेकंड वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए क्या है, ए डैश बी डैश ये वाली इमेज है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज थी, तो साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। कितना अच्छा रिलेशन एक प्रूफ होके आया है। हमने एक टॉपिक मैंने मेरे YouTube चैनल पे पढ़ा हुआ है, तो उस पे आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, टॉपिक का नाम है पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में पढ़ा था तो मैंने वहां आपको समझाया था कि पावर जो होती है दो लेंस की, अगर पावर दे रखी है और उनको कंबाइंड कर दे तो नेट जो पावर थी, इक्विवेलेंट पावर थी, उन दोनों के सम के बराबर थी। लेकिन अगर दो लेंसों को आप कंबाइन कर देते हैं तो उनकी मैग्निफिकेशन जो है, टोटल मैग्निफिकेशन उनकी अलग अलग मैग्निफिकेशन के मल्टीपल के बराबर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ अगर न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ जाए, कैसे न्यूमेरिकल दे सकता, मैं यहाँ थोड़ी सी हटके चर्चा करता हूं टॉपिक से। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव लेंस दे रखा है, इसकी मैग्निफिकेशन दे दी 2 और जो आई लेंस है इसकी मैग्निफिकेशन दे दी 5। जब दोनों की मैग्निफिकेशन इंडिविजुअल दे रखी है, ये कहते कि दे आर कंबाइंड टू वन अनदर, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन ऑफ दिस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। लेकिन अगर पावर दे रखी हो तो पावर ऐड करनी है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहां एक चीज प्रूफ होती है कि कॉम्बिनेशन में लेंस की पावर तो ऐड की जाती है लेकिन उनकी मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं इस चीज को यहां आपको समझा दी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेन टॉपिक हमारा m की वैल्यू इनके डिस्टेंस की फॉर्म में निकालनी है। तो इस इक्वेशन का नाम मैं दे देता हूं, इस इक्वेशन का नाम हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 ये है। अब मैं ऊपर से इसको हटा देता हूं क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो देखिए मैं इक्वेशन 2 को ऊपर लिख देता हूं, या आप 2 इक्वेशन को यहां रख लो और इसके आगे का पार्ट सोल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है कि इनको इनके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहां से देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है इस लेंस से वो होता है यूओ, माइनस का होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में होता है, लेफ्ट साइड है ये इंसिडेंट रेज के अपोजिट होने के कारण ओ इसलिए लिखा कि ऑब्जेक्टिव लेंस का है। और ये जो इमेज बनी है आपकी, ये इमेज यहां ए डैश बी डैश, इसका जो डिस्टेंस होगा इस लेंस से वो वी ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। लेकिन ये लेंस, ये जो आपकी इमेज थी इस आई लेंस के लिए किसका काम करेगी, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस हो जाएगा यू ई माइनस में हो जाएगा और फाइनल इमेज का डिस्टेंस माइनस डी है। हम ये साइन कन्वेंशन को देख लेंगे इसमें। मैं सेकंड इक्वेशन को लेके आया हूं, इस सेकंड इक्वेशन से कैसे प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर ये चीज प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि इनकी मैग्निफिकेशन है वो किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन वैल्यूओं को। तो देखिए मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल डायग्राम से, इन डायग्राम ऐसे लिख लो, इन डायग्राम ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, ट्रायंगल ले ली मैंने ए डबल डैश
बी डबल डैश ओ डैश एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल ये रही, ए डैश बी डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश ओ डैश आर सिमिलर। आप चेक करके देख सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। कारण मैं समझा देता हूं कि बीटा एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे है, मैं इधर बना देता हूं इसको, ऐसे समझ लो कि ये ऐसे हैं, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये ए डबल डैश है, ये बी डबल डैश। देखिए ये एंगल 90 हो गए और ये एंगल कॉमन हो गया बीटा। तो जब ये इस तरीके से, और ये पॉइंट है हमारा ओ डैश, ये मैंने वहां से निकाल के अलग से बना दी। यहां देखो तो ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश और ओ डैश, ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, क्योंकि दो एंगल आपके इक्वल, एक ये 90 हो गए और ये कॉमन हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। तो थ्योरम लगा देंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन, ये साइड इसकी ले लेते हैं हम, ये वाली साइड इसकी लेंगे तो इसकी ये साइड आ जाएगी, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसका बेस ले लिया हमने, बी डबल डैश ओ डैश डिवाइडेड बाई, इसकी ये छोटी वाली साइड ले ली, बी डैश ओ डैश। ये हम कारण क्या लिखेंगे इसका, कि रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये कारण हम दे देंगे यहां, और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसी प्रकार यानी सिमिलर, दो ट्रायंगल और ले लेंगे हम, ट्रायंगल। अब मैं दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेता हूं, आप देखिए ध्यान से। अब हमें ये ट्रायंगल लेनी है। डायग्राम में अगर देखो, ए बी ओ ट्रायंगल है, ए बी ओ, और दूसरी होगी हमारे पास ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ आर सिमिलर। मैं ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं। ये ट्रायंगल ऐसे बनी हुई है आपकी, ये ट्रायंगल, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। आप डायग्राम में देखेंगे तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बनी हुई है, ए डैश बी डैश ओ ये वाली ट्रायंगल, और इधर से ए बी ओ ये ट्रायंगल। ये एंगल क्या है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सिमिलर। और ये एंगल 90 है, तो ये भी क्या होगी आपकी सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम होती है। तो ये साइड और ये साइड कोरोस्पोंडिंग साइड है, ये साइड और ये साइड दोनों कोरोस्पोंडिंग है। तो हम रख देंगे, क्या रख देंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यानी ये साइड अपॉन ये साइड, तो ये वाली साइड बी डैश ओ डिवाइडेड बाई बी ओ। इसको भी यही कारण देंगे हम कि रेशियो ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी सिमिलर ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। अब हम क्या पुट करेंगे ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में, पुट इनटू इक्वेशन सेकंड, देन क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू, अब ध्यान देना है हमें, यहां वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये है a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, और ये a डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। तो यहां मैं लिख दूंगा बी डबल डैश ओ डैश अपॉन बी डैश ओ डैश, ये रख सकते हैं, इनटू में मल्टीप्लाई में है, ये है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और यहाँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू ये वाली आ गई, तो इसको यहां रख देंगे बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ये दो वैल्यू हमारी ऐसे पुट कर देंगे हम बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन यूज करो तो बी डबल डैश ओ डैश की वैल्यू देखिए,
बी डबल डैश ये है, ओ डैश ये है, ये वैल्यू है माइनस डी कोमा, दूसरी हमने लेनी है बी डैश ओ डैश, बी डैश ये है, ओ डैश ये है, ये डिस्टेंस है माइनस यू ई, फिर आ गया बी डैश ओ, बी डैश ये पॉइंट है, ओ ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, तो इसके बीच का डिस्टेंस है वी ओ, और बी ओ की वैल्यू है ये वाली हो जाएगी बी से ओ, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का है, इनके बीच का डिस्टेंस है माइनस यू ओ। इनको पुट करो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को थर्ड कह दो, पुट इनटू थर्ड, पुट इनटू थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में पुट करते ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू, रखो वैल्यू b डबल डैश ओ डबल डैश की माइनस डी डिवाइडेड बाई b डैश ओ डैश की वैल्यू होगी माइनस यू ई ब्रैकेट, b डैश ओ डैश की वैल्यू होगी v नॉट, और ये वैल्यू होगी माइनस यू नॉट, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली हमारी इक्वेशन जो बनेगी, इसको मैं पहले लिख देता हूं, v नॉट अपॉन यू नॉट माइनस का ब्रैकेट लगा के d अपॉन यू ई, ये आपकी मैग्निफिकेशन है, नेगेटिव में आती है ये वैल्यू, ये ध्यान रखना, ये किस में आ जाएगी, माइनस के अंदर है। तो मैग्निफिकेशन जब भी इसकी पूछी जाए आपसे, तो ये मैग्निफिकेशन है आपकी, ये मैग्निफिकेशन हमने फाइंड आउट कर दी। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस। अब जैसे ये मैग्निफिकेशन बनी हमारी, हमने यहां से देखा कि मैग्निफिकेशन इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हमारी आई है वी नॉट यू नॉट डी अपॉन यू ई। तो दो केस बनते हैं यहाँ पे, और वो दोनों केस की हम चर्चा करते हैं। देखिए कैसे, आपको उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि आप इसको दोबारा नोट कर सकें। अब देखिए मैं आगे इसको दो केस समझा देता हूं कि जब आप इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लें, तो मैग्निफिकेशन के दो केस बनते हैं यहां पे। मैं इस फॉर्मूले को ऊपर रखूंगा एक बार, इक्वेशन, इस फॉर्मूले को जो हमने फाइंड आउट किया है, वो फॉर्मूला है हमारा m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट में d अपॉन यू ई। इसको यहां से मैं हटा देता हूं। अब दो केस बनेंगे, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, ये है बेसिक फॉर्मूला, और इसकी इक्वेशन नंबर 4 कह दिया मैंने। अब हम क्या चाहते हैं यहां पे कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन है कि स्पेशल केस बोलते हैं जिसको, स्पेशल केस। स्पेशल केस में फर्स्ट केस है इफ फाइनल इमेज formed at least distance of vision। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ये फाइनल इमेज बनी ए डबल डैश बी डबल डैश, ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन यानी डी के ऊपर बनती हो, तो क्या बन जाएगा, इमेज है, इमेज का डिस्टेंस जो बनेगा हमारा, वो इमेज का डिस्टेंस है, वो लिखा जाएगा वी की वैल्यू है जो माइनस डी बन जाएगी। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिखेंगे माइनस यू ई, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस में होता है। हम क्या करेंगे, फॉर आई लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला, हम लेंस फॉर्मूला यूज करें। लेंस फॉर्मूला आप सब जानते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू, या ऐसे कह लो 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। पुट कर दें वैल्यू, केस हमारा ये था ही फर्स्ट केस की वैल्यू पुट करो। देखो v की वैल्यू क्या है, माइनस डी, तो ये बन गया माइनस डी, माइनस यू की वैल्यू क्या है, माइनस यू ई, और इसकी फोकल लेंथ है एफ ई, आई लेंस की। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया माइनस 1 अपॉन डी 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई,
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई कैपिटल डी। अगर कैपिटल डी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसको, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 प्लस का ये हो गया डी अपॉन यू ई, और ये बनेगा डी अपॉन एफ ई। इस 1 को भी इधर ले आओ, तो ये बन गया डी अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारी वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को कहां पुट कर दें हम? इस फॉर्मूले में पुट कर दें। पुट इनटू, जब मैं इसको पुट करूं, पुट इनटू इक्वेशन 4, देन, तो यहां लिख देता हूं मैं इसका फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बनेगा मैग्निफिकेशन का। जो फाइनल फॉर्मूला हमारा मैग्निफिकेशन का बनेगा वो बन जाएगा m इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट ब्रैकेट, ये d अपॉन यू ई की वैल्यू यहां उठा के रख दो, 1 प्लस d अपॉन एफ ई, ये आपका मैग्निफिकेशन बन जाएगा। जब आपके न्यूमेरिकल में ये दिया जाए, लाइन को ध्यान से देखना है, न्यूमेरिकल में अगर ये गिवन हो कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना, ये फॉर्मूला लगेगा जो इक्वेशन नंबर 5 है हमारी। दूसरा केस इसका मैं आपको बता देता हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं इसका सेकंड केस आपको समझाता हूं। तो सेकंड केस में क्या है कि अगर हम इसका सेकंड केस पढ़ें, तो सेकंड केस में मैं यहां लिख देता हूं केस सेकंड। ये कैसे केस सेकंड है? केस सेकंड में क्या होगा कि अगर आपकी फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पे ना बन के कहां बने? इन्फिनिटी पे बने। कहां बने? इन्फिनिटी पे। तो हम लिख देंगे कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे बनती हो तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बन जाएगा आपका माइनस यू ई। लेंस फॉर्मूला यूज करें, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, जब आप लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू और 1 अपॉन एफ, तो इसमें पुट करें वैल्यू तो क्या बन गया? 1 अपॉन इन्फिनिटी, और u की वैल्यू होगी यू ई माइनस का और एफ ई। तो यहां से देखोगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 अपॉन यू ई और ये हो गया 1 अपॉन एफ ई, यानी यू ई की वैल्यू होगी एफ ई के बराबर। और पुट कर दें कहां पे? वही इक्वेशन, पुट इनटू इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करें तो आपका मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगी? m इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन यू नोट, और ये हो गया d अपॉन एफ ई। तो ये ध्यान रखना है कि जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बने तो उस समय ये फॉर्मूला यूज करना है। इस कंडीशन को, सेकंड कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन भी बोलते हैं हम। ये भी लिखा हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट नॉर्मल पोजीशन। तो नॉर्मल पोजीशन का मतलब है इन्फिनिटी पे बने, और इन्फिनिटी पे बने तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर आपका लीस्ट डिस्टेंस पे बने तो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई था। तो मैं पूरा विश्वास के साथ ऐसा समझ सकता हूं और सोच सकता हूं कि आपको इस टॉपिक में शायद कोई समस्या नहीं रहे। तो इसके न्यूमेरिकल इन कंडीशन के ऊपर बेस्ड होंगे। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो उसका न्यूमेरिकल को ध्यान से देखें कि उसमें पूछा क्या है, ये इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए मैं फिर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके इस सपोर्ट के लिए।